नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 अर्थात भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ लेकर के आए हैं। यह क्वेश्चंस सभी जुडिशरी एग्जाम्स जैसे AIBE, PCSJ, APO इत्यादि के लिए उपयोगी होंगे। तो दोस्तों, ऐसी ही यूजफुल वीडियोज को पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें कह रहा है साक्ष्य अधिनियम के किस उपबंध में उसी समव्यवहार का भाग बनना शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो चार ऑप्शन है, इसमें आप डिसाइड करें। तो समझेंगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में उसी समव्यवहार का भाग बनना शब्दों का प्रयोग हुआ है, जो आंग्ल विधि में रेस जेस्टे सिद्धांत, जिसे हम डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जेस्टे के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे तथ्य जो दूसरे तथ्य से इस तरह जुड़े होते हैं कि उसी तथ्य का हिस्सा कहे जा सकते हैं, उनको सुसंगत तथ्य कहा जाएगा यदि। तो चार ऑप्शन है, इसमें विचार करें। तो दोस्तों, साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति किस सिद्धांत पर होती है? रेस जेस्टे के सिद्धांत से के विषय में उपबंध करती है, जिसके अनुसार जो तथ्य विवादक न होते हुए भी किसी विवादक तथ्य से इस प्रकार संसक्त हैं कि वो एक ही समव्यवहार के भाग हैं, वे तथ्य सुसंगत हैं, चाहे वे उसी समय और उसी स्थान पर या विभिन्न समयों और स्थानों पर घटित हुए हों। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं जो इसका ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है एक पत्नी ने मात्र तेज भागता हुआ वाहन देखा था जिसने कुछ दूरी पर उसके पति को कुचल दिया था। उसने दुर्घटना स्वयं नहीं देखी थी। पति की एक दिन बाद हृदयघात से मृत्यु हो गई। क्या पत्नी का यह साक्ष्य लिया जा सकता है कि दुर्घटना के उपरांत घायल पति ने उससे क्या कहा था? चार ऑप्शन है, डिसाइड करें। तो दोस्तों, प्रस्तुत समस्या रेस जेस्टे सिद्धांत का एक भाग है। इस वाद में एक पत्नी ने मात्र तेज भागता हुआ वाहन देखा था जिसने कुछ दूरी पर उसके पति को कुचल दिया था। उसने दुर्घटना स्वयं नहीं देखी थी। पति की एक दिन बाद हृदयघात से मृत्यु हो गई। पत्नी द्वारा किया गया कथन रेस जेस्टे का एक भाग है, जो दुर्घटना का समव्यवहार है। इसलिए हम इसके कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि RM मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि एक प्रासंगिक बातचीत का समकालीन टेप रिकॉर्ड एक प्रासंगिक तथ्य है। यह है, चार ऑप्शन में डिसाइड करें। तो दोस्तों, RM मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य 1973 1 SCC 471 का वाद साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत एक ही समव्यवहार का भाग होने संबंधी तथ्यों की सुसंगतता से संबंधित है। इस वाद में न्यायालय ने बातचीत के दौरान वार्तालाप की टेप की गई बातों को सुसंगत माना था। तो इसके आधार पर कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन रेस जेस्टे का सिद्धांत लागू होता है। तो कहां लागू होता है? देखें, चार ऑप्शन, डिसाइड करें। तो इसको समझेंगे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 6 में एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले
तथ्यों की सुसंगति के बारे में उपबंध किया गया है, जिसे इंग्लैंड में रेस जेस्टे का सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों में लागू होता है। तो इसका आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित नहीं करती? तो 4 ऑप्शन है, डिसाइड करें। तो दोस्तों धारा 7 ऐसे तथ्यों को सुसंगत घोषित करती है जो विवादात्मक तथ्य के अवसर, कारण तथा प्रभाव हैं। प्रायोजन शब्द धारा 7 में सुसंगत नहीं है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न यह है कि क्या ए ने लड़ाई के दौरान बी की मृत्यु कारित की है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत वे चिन्ह जो लड़ाई के स्थान पर एकत्रित हुए हैं सुसंगत हैं? तो 4 ऑप्शन है, देखिए कौन से सेक्शन के अंतर्गत होगा। तो दोस्तों उपरोक्त जो समस्या है, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें ए ने लड़ाई के दौरान बी की मृत्यु कारित की है। यहाँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत वे चिन्ह जो लड़ाई के स्थान पर एकत्रित हुए हैं सुसंगत माने जाएंगे। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 किन तथ्यों के संबंध में सुसंगति का नियम प्रतिपादित करती है? तो 4 ऑप्शन है, इसमें देखें। तो इसको समझेंगे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अनुसार कोई भी तथ्य जो किसी विवादात्मक तथ्य या सुसंगत तथ्य का हेतु या तैयारी दर्शित या गठित करता है सुसंगत है, जबकि धारा के दूसरे पैरा में पक्षकारों, उनके अभिकर्ताओं एवं भुक्तभोगी व्यक्तियों के पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती आचरण के बारे में सुसंगतता का प्रावधान है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विष द्वारा खा की हत्या करने के लिए का विचारण किया जाता है? खा की मृत्यु के पूर्व का ने ऐसा विष उपार्जित किया था। तो 4 ऑप्शन है, आंसर डिसाइड करें। तो दोस्तों उपरोक्त समस्या में विचारण में कथन खा की मृत्यु से पूर्व का ने ऐसा विष उपार्जित किया था, यह तथ्य तैयारी दर्शित करने के कारण भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत सुसंगत तथ्य है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट कहता है शिनाख्त परेड सुसंगत है, किस धारा के अंतर्गत है, इसे देखेंगे। तो दोस्तों भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान बताने वाले तथ्य सुसंगत हैं, अतः शिनाख्त की कार्यवाही धारा 9 के अधीन सुसंगत मानी जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिनाख्त परेड किसके द्वारा ली जाती है? तो 4 ऑप्शन है, देखें डिसाइड करें। तो समझेंगे शिनाख्त परेड पुलिस अधिकारी द्वारा, किसी भी नागरिक द्वारा तथा मजिस्ट्रेट द्वारा ली जा सकती है, किंतु पहचान कार्यवाहियां करने में मजिस्ट्रेट को प्राथमिकता दी जाएगी। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न धाराओं में से किस में अन्यत्र उपस्थिति अर्थात प्ली ऑफ एलबी संबंधी प्रावधान दिया गया है? तो 4 ऑप्शन है, इसमें डिसाइड करें। तो दोस्तों भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 11 में अन्यत्र उपस्थिति संबंधी प्रावधान दिया गया है,
जबकि धारा 7 में विवादक तथ्यों के प्रसंग हेतु या परिणाम, धारा 6 में एक ही समव्यवहार तथा धारा 4 में उपधारणाओं के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूधनाथ पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाद साक्ष्य विधि के किस विषय से संबंधित है? 4 ऑप्शन है, इसमें देखें। तो दोस्तों, दूधनाथ पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का वाद साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 से संबंधित है। यह धारा अन्यत्र उपस्थिति के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत प्रयुक्त मन की दशा प्रकट करती है। क्या प्रकट करती है? डिसाइड करें 4 ऑप्शन में। तो दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 में प्रयुक्त पद मन की दशा में आशय ज्ञान, सद्भाव, उपेक्षा, उतावलापन, वैमनस्य, सदिच्छा, शरीर की दशा एवं शारीरिक संवेदना सम्मिलित है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। का चुराया हुआ माल यह जानते हुए कि वह चोरी का है प्राप्त करने का अभियुक्त है, उपरोक्त दृष्टांत है, किस धारा के अंतर्गत आएगा ये? इसको डिसाइड करें। तो दोस्तों, जो उपरोक्त दृष्टांत है आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 14 के दृष्टांत का पर आधारित है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न किस धारा में पूर्व दोष सिद्धि सुसंगत है? तो 4 ऑप्शन है, इसमें डिसाइड करें। तो इसको समझेंगे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 14 के स्पष्टीकरण 2 में पूर्व दोष सिद्धि के संबंध में प्रावधान किया गया है। धारा 14 के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार जब किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति का विचारण धारा 14 के अर्थ के अंतर्गत उस अभियुक्त द्वारा किसी अपराध का कभी पहले किया जाना सुसंगत हो, तब ऐसे व्यक्ति की पूर्व दोष सिद्धि भी सुसंगत तथ्य होगी। जबकि स्पष्टीकरण फर्स्ट में मन की सुसंगत दशा के अस्तित्व को दर्शित करने के संबंध में प्रावधान दिया गया है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है साक्ष्य अधिनियम की निम्नांकित धाराओं में से कौन सी धारा स्वीकृति को परिभाषित करती है? तो 4 ऑप्शन है, डिसाइड करें। तो इसको समझेंगे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 स्वीकृति को परिभाषित करती है, जिसके अनुसार स्वीकृति वह मौखिक या दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट कथन है जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से किस धारा में भारतीय प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 यानी आईटी एक्ट 2000 द्वारा संशोधन किया गया है? तो 4 ऑप्शन है, इसमें डिसाइड करें। तो देखेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 में भारतीय प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा संशोधन करके शब्द मौखिक या दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट शब्द अंतः स्थापित करके स्वीकृति के इलेक्ट्रॉनिक रूप को विधिक मान्यता प्रदान की गई। इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक रूप को विधिक मान्यता प्राप्त नहीं थी। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
स्वीकृतियां कैसी होनी चाहिए? 4 ऑप्शन है, इसमें डिसाइड करें। तो समझेंगे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 में स्वीकृति को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार स्वीकृति वह मौखिक या दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट कथन है जो किसी विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता है। अतः हम कह सकते हैं कि स्वीकृतियां लिखित या मौखिक दोनों हो सकती हैं। तो इसके आधार पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति कौन कर सकता है? 4 ऑप्शन है, इसमें डिसाइड करें। तो समझेंगे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 18 के अंतर्गत जिन व्यक्तियों के द्वारा स्वीकृतियां की जा सकती हैं उनमें कार्यवाही के पक्षकार या उसके अभिकर्ता या विषय वस्तु के हितबद्ध पक्षकार या वे व्यक्ति जिससे हित उत्पन्न हुआ है ही सम्मिलित हैं। इसमें कार्यवाही से संबंधित गवाह एक अन्य पक्षकार अथवा न्यायालय को शामिल नहीं किया गया है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रिवी काउंसिल द्वारा संस्वीकृति की परिभाषा दी गई है, किसमें दी गई थी? तो 4 ऑप्शन में डिसाइड करें। तो दोस्तों पाकला नारायण स्वामी बनान एम्परर AIR 1939 PC 47 के बाद में लॉर्ड एक्टिन ने संस्वीकृति की परिभाषा दी थी। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित उपबंध में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की विषय वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियों का प्रावधान है। तो 4 ऑप्शन है, डिसाइड करें। तो दोस्तों भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 22A इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की विषय वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियों का प्रावधान करती है। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां तब सुसंगत नहीं होती जबकि पेश किए गए इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की असलियत प्रश्नगत नहीं है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा केवल सिविल मामलों से संबंधित है? तो 4 ऑप्शन है, इसमें डिसाइड करें। तो दोस्तों भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 23 सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं से संबंधित है। धारा 27 में अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी के संबंध में प्रावधान है। धारा 53 में दांडिक कार्यवाहियों में अच्छे सील की सुसंगतता तथा धारा 133 में सह अपराधी के बारे में उपबंध किया गया है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्वीकृति की परिभाषा साक्ष्य अधिनियम में दी गई है, किसमें दी गई है इसे डिसाइड करें। तो इसमें बताना चाहूंगा दोस्तों कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संस्वीकृति को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। धारा 24 यह कहती है कि दांडिक कार्यवाही में संस्वीकृति विसंगत होगी यदि वह धमकी, उत्प्रेरणा या वचन द्वारा कराई गई है। संस्वीकृति के संबंध में धारा 17 में उल्लिखित स्वीकृति की परिभाषा ही लागू होती है। अतः विकल्प या जो ऑप्शन है आपका डी उसे सही माना जाएगा और इसमें जो धारा 19 है, 20 है और 21 है वो
स्वीकृति से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा में पुलिस के समक्ष दी गई संस्वीकृति ग्राह्य नहीं होती है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डिसाइड करें। तो दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अनुसार किसी पुलिस अधिकारी से की गई कोई भी संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित न की जाएगी। अतः सुसंगत संस्वीकृति जब पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई हो तो असंगत होगी। या इसे हम ये भी कह सकते हैं कि पुलिस के समक्ष जो भी संस्वीकृति दी गई है वो क्या होगी? ग्राह्य नहीं होगी। तो इसके आधार पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने पुलिस हिरासत में पुलिस अधिकारियों के सामने की गई अपराध स्वीकृति की अस्वीकार्यता के नियम का खुलासा करते हुए उस पर जोर दिया है? तो 4 ऑप्शन है, इसमें डिसाइड करेंगे। तो देखेंगे, इंद्र दलाल बनाम हरियाणा राज्य 2015 SC के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि पुलिस अधिकारी के सामने की गई अपराध की संस्वीकृति अस्वीकार्य है क्योंकि यह विश्वसनीय नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 भी पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति को साबित नहीं किए जाने का उपबंध करती है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो इसका ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई संस्वीकृति भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है? तो देखें 4 ऑप्शन है, डिसाइड करें। तो दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई संस्वीकृति सुसंगत है, अर्थात मान्य है, भले ही वह पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए की गई हो। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कमल जो कि हत्या का अभियुक्त है और जो पुलिस अभिरक्षा में था, तब यह बयान उसने दिया कि मैंने कुल्हाड़ी से नुपुर घोष की हत्या की, मैंने वह कुल्हाड़ी कुएं के अंदर फेंक दी, फलस्वरूप कुल्हाड़ी कुएं से बरामद की गई। न्यायालय में उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन कमल के विरुद्ध सिद्ध किया जा सकता है? तो 4 ऑप्शन है, इनको डिसाइड करें। तो दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत पुलिस के समक्ष किए गए कथन का केवल वह भाग तथा उस सीमा तक ग्राह्य है जहां तक कि उससे किन्हीं तथ्यों का पता चलता है। अतः कथन मैंने वह कुल्हाड़ी कुएं के अंदर फेंक दी जिसके फलस्वरूप कुल्हाड़ी कुएं से बरामद की गई को न्यायालय के समक्ष कमल के विरुद्ध सिद्ध किया जा सकता है। इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको अगली वीडियो में मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।